बदमाश बेलगाम गुनाह सरेआम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। पिछले कुछ सालों में हरियाणा क्राइम ग्राफ के मामले में टॉप राज्यों की लिस्ट में शामिल रहा है। एनसीआरबी की साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में हरियाणा का देश में 7वां स्थान था। हरियाणा में हर दिन 4 महिलाओं से दुष्कर्म और हत्या के 3 मामले रिकॉर्ड किए गए। विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाती रही, लेकिन अक्टूबर 2020 में दावा किया गया कि प्रदेश में क्राइम का ग्राफ कम हुआ है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 9 महीने का आपराधिक रिकॉर्ड पेश करते हुए कहा कि साल 2020 में 2019 के मुकाबले आपराधिक मामलों में 6% की कमी आई है। यानी साल 2019 के पहले 9 महीने के दौरान 1,02,831 मामलों की तुलना में साल 2020 में 96,672 केस ही दर्ज हुए। जो रिकॉर्ड गृह मंत्री अनिल विज ने पेश किया, उसके मुताबिक 2019 के मुकाबले 2020 में हत्या, महिला विरुद्ध अपराध, डकैती, लूटपाट, फिरौती और अपहरण समेत दूसरे जघन्य आपराधिक मामलों में कमी आई। लेकिन अब लगता है कि साल 2020 के मुकाबले 2021 में अपराध का ग्राफ एक बार फिर ऊपर जाने लगा है। प्रदेश में लूट, हत्या, फिरौती और डकैती के मामलों में तेजी देखी जा रही है। बात चाहे महेंद्रगढ़ के एक व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगने की घटना की हो, जिसमें आरोपी ने पैसे न देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी और आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, या फिर हिसार एसटीएफ द्वारा लूट की योजना बनाने वाले 3 युवकों को काबू करने की हो, जिनसे पुलिस ने 6 अवैध पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए, या फिर रोहतक से सामने आई हत्या की घटना की हो, जहां मृतक का शव खेतों में पाया गया। ये तो कुछ एक ही जिले हैं, ऐसी न जाने कितनी ही आपराधिक घटनाएं प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही कि क्या अपराध का शिकंजा एक बार फिर हरियाणा पर कसने लगा है? अगर ऐसा है तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर करेंगे बात। लेकिन आपको पहले सुनवा देते हैं कि रोहतक से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का क्या कहना है बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर। रोहतक में आए दिन मर्डर जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर खासतौर पर सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक वासियों में कहीं ना कहीं इसको लेकर के क्षोभ भी है। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गोरखपाल जी मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से लगातार घटनाएँ घट रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है बाद में पहुँचती है और वहाँ पर जो है उसको जाँच करती है, और जाँच के बाद कहीं ना कहीं आरोपी जो है वो पकड़े जाते हैं। लेकिन मौके से जो भी घटना होती है, तुरंत जो फरार हो जाते हैं, पुलिस जो है बाद में पकड़ती है। देखिए, ऐसा है कि इनके आपस की दुश्मनियां लोगों में बहुत हैं। यहाँ पारिवारिक ज़मीन के झगड़े, क्योंकि रोहतक में ज़मीन बड़ी कॉस्टली ज़मीन है। यहाँ पे दोनों पक्षों के विवाद रहते हैं। विवाद के दरमियान हमारी कोशिश यही रहती है कि 24 घंटे के अंदर दोषी को पकड़ लिया जाए। साइबर को कुछ हमने बढ़ावा दिया, इसमें कुछ नई टेक्निक अपनाई है ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। पुलिस जिस तरह से हाईटेक हो चुकी है साइबर को लेकर के, या पुलिस वैसे जिप्सी है, हर तरह की जो सुविधाएं है उपलब्ध है, लेकिन आरोपी फिर भी फरार हो जाते हैं, क्योंकि कैमरे भी जगह जगह लगे होते हैं, उसके बावजूद भी जो पकड़ में नहीं आ पाता। देखो, बावजूद ऐसा ना, कैमरे कहीं जगह काम नहीं कर पाते, और फिर भी जो कोशिश ये रहती है कि एक कैमरा नहीं मिला, दूसरे कैमरे में कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन आ जाती है, या उसके फ़ोन की लोकेशन आ जाएगी। जो भी सिस्टम पुलिस के हैं अपने करने के, पुलिस उनकी कोशिश करती है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ घटनाएँ बढ़ी हैं। घटनाएं बढ़ने के साथ साथ हमने ट्रेस आउट भी की हैं, और लगभग हमारी सारे पीछे जितने मर्डर हैं, लगभग हमारे 97% ट्रेस आउट है हमारे। तो खुद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मानते हैं कि आपराधिक मामलों में जो है वो तेजी आई है। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों को सॉल्व करने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर ये मामले एक बार फिर से कैसे बढ़ने लगे हैं, अपराध फिर से सर क्यों उठाने लगा है। ऐसे कुछ सवाल खबर फास्ट ने भी अपने मंच से उठाए हैं। पहले डाल देते हैं उन सवालों पर नजर। हरियाणा में क्या फिर बढ़ रहा है अपराध का ग्राफ? बढ़ती आपराधिक घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार? सरकारी सख्ती या बेहतर पुलिसिंग से होगा सुधार? फिरौती मांगने वाले गैंग क्यों हो रहे सक्रिय? संगठित अपराध में तेजी देखी जा रही है इस वक्त। आपराधिक घटनाओं पर कैसे लगेगी लगाम? बदमाश और दबंगों के हौसले आखिर क्यों हैं बुलंद? ये बड़ा सवाल कि आखिर कानून व्यवस्था होने के बावजूद, कड़े कानून होने के बावजूद, क्यों बदमाश जो हैं वो इस तरीके की दबंगई जो है करते हैं और सरेआम अपराध करके निकल जाते हैं, पुलिस को ठेंगा दिखा देते हैं। नंबर आपके सामने लगातार फ्लैश होते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान भी।
और इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल, कोई राय, कोई सुझाव हो, आप हम तक इस कार्यक्रम के जरिए वो पहुंचा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता रंजीता मेहता जुड़ी हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता से सवाल करना चाहूंगी। रंजीता जी, बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर क्या कहेंगी? आखिर क्यों बढ़ रहा है अपराध? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ जो आप ये आंकड़े दे रही हैं कि अपराध बढ़ रहा है, जबकि हालात जो है वो सुधरे हैं। अगर मैं पूर्ववर्ती सरकारों की बात करती हूँ, 2005 से लेकर 2014 तक जो आपराधिक घटनाएं थी उसके अंदर 175% की वृद्धि हुई थी उस दौरान। और अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल जो क्राइम था उसमें 555% की वृद्धि हुई थी। हमारी सरकार आते ही जो ये घटनाएं हैं 94% से घटकर 49% रह गई। एक एक चीज मैं आपको आंकड़े के साथ बताऊंगी, क्योंकि 47% की गिरावट ये दर्शाती है कि काबू पाया गया है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से रंजीता जी, जिस आंकड़े की बात आप कर रही हैं उस आंकड़े का जिक्र हमने भी कार्यक्रम की शुरुआत में किया कि 2020 में रिपोर्ट जो पेश की गई थी गृह मंत्री अनिल विज की ओर से, उसमें कहा गया कि साल 2019 की तुलना में साल 2020 में जो है वो कमी दर्ज की गई है। लेकिन साल 2021 का जो ग्राफ है वो एक तरीके से ये दिखाता है कि एक बार फिर से मामलों में बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा रही है। बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर ही सवाल है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगे हम आपसे इस पर बातचीत जारी रखेंगे। रोहतक से रणवीर जुड़े हैं। रणवीर, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। देखिए, अपराध बढ़ाने के लिए हमारी सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि जनता बेरोजगार है और बेरोजगार युवा गैंगस्टरों के चुंगल में बहुत जल्दी से फंसते हैं। हाँ कायनात जी नमस्कार। जी जी जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको रणवीर जी। हाँ कायनात जी, मैं कह रहा था, देखिए क्राइम बढ़ने के लिए हमारी सरकार जिम्मेवार, नहीं तो हमारी पुलिस फ्री हैंड है। पुलिस के ऊपर, क्योंकि सभी जितने भी गैंगस्टर हैं तकरीबन कोई किसी नेता के साथ घूमता है, कोई किसी के साथ घूमता है। अगर बहन जी ये कहती हो कि गलत कह रहे हैं तो मैं वीडियो भेज सकता हूँ इनके पास में कि ये देखिए गैंगस्टर है, ये मंत्री जी के साथ में घूम रहा है। उससे मिलने के लिए हमारे जैसे आदमी तो बाहर बैठे हैं और गैंगस्टर सीधा अंदर जाते हैं। तो इसके लिए सीधी राजनीति जिम्मेवार है और हमारी बीजेपी ने इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो चुकी है और जो गरीब बच्चे हैं वो गैंगस्टरों चुंगल में गैंगस्टरों का गैंग बढ़ता ही जा रहा है। और इसी तरह से हालात रहा तो एक दिन इन नेताओं को ही ये गैंगस्टर लूटेंगे, क्योंकि जो जिसको पालता है वो उसी को ही खाता है फिर लास्ट में। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया रणवीर जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। जी रंजीता मेहता जी, जो दर्शक जुड़े, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और रसूखदारों का संरक्षण जो है वो जिम्मेदार है इस तरह की आपराधिक घटनाओं के बढ़ने के पीछे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने, पर जो जवाब दिया उन्होंने और जो सवाल उठाया है भाजपा सरकार पर, इसके ऊपर मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि लगातार जो केसेस में कटौती, चाहे वो क्रिमिनल ट्रेसपास के केसेस हैं, चाहे संपत्ति के खिलाफ अपराध के केसेस हैं, चाहे वो चोरी की वारदातें हैं, सबके अंदर तकरीबन 50% की कटौती जो है हमारी सरकार के दौरान आई है। और अगर आरोपियों को गुनाह करने से पहले ही पुलिस की पकड़ ले तो उसको आप शाबाशी कहेंगे कि ये कहेंगे कि घटनाएं बढ़ रही हैं और वारदातें बढ़ रही हैं? वारदात को अंजाम देते उसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है। और मैं बधाई देना चाहती हूँ एसपी भूपिंदर सिंह को, जिन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए उनकी टीम को जब जैसे ही क्लू मिला उन्होंने ना केवल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया बल्कि जो असला उनके पास था उसको भी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। चाहे वो कारतूस थे, चाहे वो बंदूकें थी, चाहे वो और भी आइटम उनके पास थी। और उसके बाद उनकी रिमांड 5 दिन की ले ली गई है। और वो किस गिरोह से बिलोंग करते हैं और कितनी वारदात को ऑलरेडी वो अंजाम दे चुके हैं, इस सभी तहकीकात में पुलिस जुड़ चुकी है। ये तो एक महेंद्रगढ़ की घटना का आप जिक्र कर रही हैं जहां पर पुलिस के हाथ कामयाबी लगी, लेकिन और जो दूसरी घटनाएं हमने यहाँ आपको बताई कि रोहतक में जिस तरीके से एक मर्डर हुआ है और शव को खेतों के अंदर फेंक दिया गया, पुलिस अभी तक जो है अपराधी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दूसरी एक हिसार पुलिस ने भी यहाँ पर इसी तरह के एक मामले में दर्ज किया है जिसमें एक व्यापारी ने फिरौती की शिकायत दर्ज करवाई थी और अभी तक आरोपी जो है वो फरार है। देखिए, जहां पर फिरौती के सवाल था उसके अंदर भी पुलिस ऑलरेडी जो क्लू मिला था ऑलरेडी वहां छापेमारी कर चुकी है और आरोपी की लगातार टीम्स बनाकर तलाशी की जा रही है। जल्द ही आरोपी गिरफ्तार होंगे।
पूरी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाल ली गई हैं और आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि कहाँ से कॉल आई थी और किस घर से कॉल आई थी। इतनी मुस्तैदी से अगर पुलिस काम करती है तो हमें पुलिस को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की आज हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं हमारी सरकार आने के बाद, बिल्कुल किसी भी बिल्कुल इमरजेंसी और मदद बधाई के की लिए पात्र है डायल पुलिस। 112 जो है वो जल्दी ही लॉन्च किया जा रहा है। उसके लिए 630 पीसीआर जो है वो ऑलरेडी खरीदने के लिए ऑर्डर हो चुका है, जिसके चलते जो है आपराधिक घटनाओं में निश्चित तौर पे कटौती आएगी जब 630 पीसीआर है सड़कों पर घूमेंगी। उसके अलावा जो सबूतों में अगर छेड़छाड़ की होती थी मधुबन के अंदर, उसके तहत भी सरकार ने इनिशिएटिव लिया और ट्रैक किया, बार कोडिंग सिस्टम का शुरुआत की ताकि कोई भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। उसके अलावा 5 पुलिस रेंज, फरीदाबाद में कुल 6 साइबर क्राइम के थाने, पूरे प्रदेश में नए 15 पुलिस थाने भी खोले जा रहे हैं। इसी के चलते 59 निरीक्षकों को प्रमोट कर पिछले साल ही डीएसपी बनाया गया है और 7 अन्यों को फ्रेश डायरेक्ट भर्ती करके डीएसपी रिक्रूट किया गया है। लगातार जो है भाजपा काम कर रही है और इसी तरफ काम कर रही है कि जहां पर जिस तरीके से हमारी सरकार आने के बाद पाबंदी लगी है क्राइम के अंदर, उसी तरीके से हमें बढ़ोतरी मिलती रहे, हमें शाबाशी मिलती रहे। आंकड़े 2019 के बाद 2020 में और बेहतर आए और हमारी पूरी कोशिश है कि 2020 से 2021 के जो चंदेलिया आंकड़े जी, हैं, उनमें और भी कटौती है। चंदेलिया जी आप जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कायनात जी, मुझे इकबाल साहब की एक पंक्ति याद आती है कि गुनाहगारों में शामिल हूँ गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है सताएगा जाने कब तक। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जजपा की जो सरकार है और भ्रष्टाचार की सरकार है। चंदेलिया जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। जी रंजीता मेहता जी। ये मुंह से ये बातें सुन के ताज्जुब इसलिए होता है कि चोर तो बोले और ऊपर से सीना जोरी भी करे। आप ये देखिए कि जिस तरीके की घटनाएं पहले कांग्रेस के दौरान हुआ करती थी, जिस तरीके की उससे पहले घटनाएं इनेलो की सरकार के दौरान हुआ करती थी, जिस तरीके का भय का माहौल पूरे प्रदेश के अंदर था, जिस तरीके से लोगों की प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जे किए जाते थे, जिस तरीके से लूट खसूट की सरकारें चलती थी, हर चीज के ऊपर जो है आज कंट्रोल पाकर, जिस तरीके से जो बेटियां थी मात्र 3% भर्ती थी उनकी पुलिस के अंदर, जिसको बढ़ाकर हमने 10% किया। हमने महिलाओं के लिए गुलाबी रंग की बसें तक चलवाई और उसके अंदर सीसीटीवी कैमरास और जीपीआरएस लगवाए। वो सब चीजों को दरकिनार करते हुए ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। जनाब, अब जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पे पत्थर ना फेंके को अच्छा है। तो शेर वो सुनाइए जिसके अंदर ये साबित हो कि कांग्रेस ने क्या किया और भ्रष्टाचार चंदेलिया क्या जी, किया। चंदेलिया जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 कायना जी। जी क्या कहेंगे रंजीता मेहता जी की इस बात को लेकर? जी कायना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जो आज भैर भ्रष्टाचार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जजपा की डबल इंजन की सरकार ने बनाया हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं संवैधानिक बात यहाँ पर करूंगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू पीपीआर, पंजाब पुलिस रूल के अकॉर्डिंग हमारे 3 राज्यों की पुलिस काम करती है, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 4 दुष्कर्म और 3 हत्याएं हरियाणा प्रदेश के अंदर आए रोज होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो जितेंद्र जी ये भी कह रही है कि आपके दौरान जो है 175% महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि 2005 रंजीता जी साल 2020 के अंतिम वर्ष में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है हरियाणा में, और ये अभी की बात हो रही है साल 2020 के आखिर में। जी, इस डिबेट को न्याय संगत करना चाहती हैं तो इनको जितेंद्र, मैंने इनको सुना शांतिपूर्ण, ये भी जितेंद्र मेरे को सुने। जी कायनात जी, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार 4 दुष्कर्म और 3 हत्याएं हर रोज हो रही हैं, तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के अंदर। जो एक हरियाणी प्रदेश था जहां खिलाड़ी ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर देश के परचम को ऊंचा करते थे, मेडल जीत के लाते थे, आज वो लोग आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ वो जा रहे हैं क्योंकि वो बेरोजगार हैं, सरकार का फेलियर है हर तरफ। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जहां आज युवाओं का झुकाव रुझान अपराधों की तरफ है, उसका कारण सरकार है। सरकार ने जो आज बेरोजगारी का आलम यहाँ पर बनाए हुए, अधिकतर मैं उसको मानता हूँ। दूसरी बात हम एनसीआरबी की करेंगे। एनसीआरबी के आंकड़े, मैं नहीं कहता, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 4 दुष्कर्म और 3 हत्याएं हर रोज होती है। मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद का आपको एक वाकया बताना चाहता हूँ। अभी आपके चैनल ने भी उसको दिखाया। 5 साल की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नेहा राठी, महिला बल्लभगढ़ थाना की नेहा राठी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती की प्लेयर रही है। इंस्पेक्टर नेहा राठी ने उस
दुष्कर्म करने वाले, बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अपराधी को पकड़ा और उसको जेल में आज वो सलाखों के पीछे है इतने घृणित कार्य के ऊपर। लेकिन आज जहां सरकार जहां प्रमोशन कर रही है अपने चहेते अधिकारियों का, मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर संवैधानिक तौर पे जितनी पुलिस हमको चाहिए उतनी पुलिस अकॉर्डिंग टू पीपल नहीं है। और आपने जिस तरीके से आपके राज्य में, आपके सरकार में जिस तरीके से अपराध फल और फूल रहे हैं, अपराधी फल फूल रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एनसीआर भी क्या आंकड़े कहते हैं। चलिए जितेंद्र जी आगे इस पर हम बात करेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। अल्पसंख्यक के लोग, रंजीता जी सरकार दो टेन्योर रही कि आपका प्रदेश जो है महिलाओं के प्रति बलात्कार और घटनाओं के मामले में नंबर 1 बन चुका था। आज उसको धकेल कर हम 7वें नंबर तक पहुंचा चुके हैं और आगे भी और पीछे पहुंचाएंगे, इसको दुरुस्त करेंगे। जितेंद्र जी, रंजीता जी, जितेंद्र जी, एक दर्शक जुड़े सुमेर जी, स्वागत है आपका। रंजीता जी, जितेंद्र जी, चलिए आप दोनों की बात मैं लूंगी, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक दर्शक और जुड़े हैं, उनकी भी सुन लेते हैं। वो क्या मानते हैं कि इस बढ़ते अपराध के पीछे के कारण क्या हैं? क्या अपराध घटा हुआ है अभी भी, या उसमें वो भी देखते हैं कि इजाफा हुआ है? सुमेर चंद जी, स्वागत है आपका, बताएं कहां से बात कर रहे हैं, रखें अपनी बात। जय हिंद जी, जय हिंद। देश की जय बोलने में पाप नहीं लगता। जय हिंद जी सुमेर जी, बिल्कुल जय हिंद है देश की, तो जी कहिए। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया है जो बिल्कुल सही से भी सही है। जब सुबह मैं अखबार खोलता हूँ तो शिवाय पुलिस न्यूज के, शिवाय क्राइम्स के और कुछ भी नहीं होता। सामाजिक खबर तो कहीं होती ही नहीं है। और सरकार सुबह से शाम तक अपनी शेखी सुबह से बखेरना शुरू करती है और शाम तक हर जगह अपनी शेखी बखेरती है। अच्छी बात तो ये है, पुलिस नहीं रोका करती है। बंसीलाल का राज था, पत्ता भी हिलता था तो उसको पता लग जाता था। और अब मनोहर लाल जी का नाम किसी ने सुना हो तो बता दो, मुख्यमंत्री बनने से पहले। एक बता दो, कोई भी मुख्यमंत्री बनने से पहले अगर उसने उसका नाम किसी ने सुना हो तो। पर क्राइम तो देखता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो आपके पेट में दर्द है क्या सर? क्या आप मुख्यमंत्री भाई भतीजावाद, परिवारवाद इस राज्य के अंदर कभी नहीं? मैं, मेरे बाप, मेरा बेटा, मेरे बेटे के बाद उसका पोता, पोते के बाद उसका पड़पोता। सुमेर जी, चलिए सीधा मुद्दे पर किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं। सुमेर जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने कहा आप अखबार खोलते हैं सिवाय आपराधिक घटनाओं के कुछ नहीं दिखता है। जितेंद्र जी, रंजीता जी, जितेंद्र जी, यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, यहाँ पर किसी के चंदे और किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। रंजीता मेहता जी जो बात कर रहे हैं वो इसी प्रदेश के काम नागरिक हैं, उनकी बात सुनना भी जरूरी है। सुमेर जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ, सुमेर जी क्या मानते हैं इस तरह का अपराध अगर बढ़ रहा है तो उसके पीछे के क्या कारण हैं? क्या सरकारों की कमी आप देख रहे हैं या पुलिस प्रशासन में कहीं आप देखते हैं कि कमियों से दूर किया जाना चाहिए? फिर कह रहा हूँ, आपने सुना ही नहीं मैंने क्या कहा। अगर कोई ये बता दे, मुख्यमंत्री बनने से पहले मनोहर लाल का नाम किसी ने हरियाणा में सुना हो तो? ऐसा आदमी राज्य चला सकता है क्या? और नहीं, आपसे ट्रेनिंग लेकर चलाएगा क्या? या हुक्का साहब के पास जाना पड़ेगा उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेट में दर्द मुख्यमंत्री को अलग पेट में दर्द है, जाकर शीर्ष नहीं है, सालों से आप। चलिए, बहुत शुक्रिया सुमेर चंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। एक और दर्शक करीम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से। करीम जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। रंजीता जी, ऐसे बात नहीं बनेगी, रंजीता जी
आप सबके हम यहाँ सुनने के लिए, बात सुनने के लिए, रखने के लिए बैठे हैं। ये मंच सभी का है, किसी एक का नहीं। अगर आप अपनी अपनी कहती रहेंगी तो किसी की सुनेंगी का? मनोहरा खट्टर जी को क्या इस बात की सहमति है? उनसे सवाल किया गया है, रंजीता जी, कानून व्यवस्था चलिए, क्या है? हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का, आजादी से रखने का पूरा अधिकार है, किसी की कोई भी राय हो सकती है। चलिए करीम जी, कह रहा था कायनात जी करीम जी रखें अपनी बात। हाँ, मैं ये कह रहा था बगैर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त किए कोई भी आदमी उदंडता नहीं करता है। उदंडता करने का कारण ही राजनीतिक संरक्षण है। राजनीतिक अगर संरक्षण प्राप्त है तो वो व्यक्ति उदंड हो जाता है। कम से कम आज मुलजिम अगर जेल में जाता है, थाने में जाता है, पहले राजनीतिक लोगों का फोन आ जाता है। कम से कम ये जो प्रशासनिक सेवा में लगे हुए हैं, इन लोगों को सुचारू रूप से काम करने दें। ये काम करने में बाधा बनते हैं। इनको अपने आप पे कंट्रोल रहती है, जबकि इसको एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना इनका काम होता है। इनमें नीति या नैतिकता की कमी है। नीति या नैतिकता हो तो ये समझे, ये अपने वजूद को ही नहीं समझ पाते। इनको चाहिए कि प्रशासन को अपना काम करने दे, ये अपना काम करे। मगर इसमें ये बात नहीं करेंगे, चातुर बुद्धि से ये गोलमोल जवाब दे के निकल जाएंगे। आज पूरे करीम खान जी को पूछिए, जो आज असला पकड़ा गया है, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके मध्य प्रदेश से ही खरीद कर लाया गया है। जो असला आज पकड़ा गया है, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, वो इनके मध्य प्रदेश से ही असला खरीद कर हरियाणा के अंदर लाए थे। और यहाँ करीम जी का मध्य प्रदेश नहीं है, वो रहते जरूर है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो किसी एक सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं। वो ऐसे तमाम लोगों को लेकर बात कर रहे हैं जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं। वो बढ़ते हुए अपराध को लेकर बात कर रहे थे कि इस तरह की घटनाएं तभी ज्यादा बढ़ती हैं जब किसी न किसी तरह का संरक्षण जो है वो प्राप्त होता है। और पिछली कुछ घटनाओं में हम भी देख चुके हैं किस तरह का राजनीतिक संरक्षण किस तरह के अपराधियों को प्राप्त था और कैसे वो आगे अपनी उस बात को, अपने अपराध को और बढ़ाते चले गए। मैं एक सवाल यहाँ करना चाहूंगी रंजीता जी। भाजपा ने ना कभी किसी को संरक्षण दिया, न कभी देगी। पारदर्शिता की सरकार चलती है यहाँ पर, और भाई भतीजावाद यहाँ पर नहीं चलता। ये बता दो कि मुख्यमंत्री रंजीता जी, अगर आप बीजेपी की बात कर रही हैं तो उत्तर प्रदेश में, रंजीता जी, उत्तर प्रदेश की वो घटना भी आपको कुछ दिन पहले याद होगी जिसमें बीजेपी के जिला प्रदेश अध्यक्ष को पकड़ा गया था, गिरफ्तारी हुई थी उनकी, हिस्ट्री शीटर को भगाने में उनका हाथ सामने आया था। कांग्रेस की और अन्य पार्टी की रंजीता जी, मतलब मैं ये कह रही हूँ, अगर इस तरह के लोग कहीं भी हो तो उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता। यूपी की घटना को आज हरियाणा के अंदर लेट कर रहे हैं कायनात, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। रंजीता जी, आपने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर इस तरह के लोग नहीं है। मैंने सिर्फ इस बात को लेकर आपकी बात पर जवाब दिया है। चलिए, मैं ये जानना चाह रही हूँ रंजीता जी, और बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण देने का काम आपकी मकोका की तर्ज पर हरकोका लाने का फैसला भी सरकार की ओर से किया गया था, हरियाणा सरकार की ओर से, लेकिन अभी तक मुझे ये लगता है कि उस पर काम जो है वो इतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा है जितनी तेजी के साथ होना चाहिए। अभी तक अमली जामा नहीं पहन पाया है वो फैसला। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाई, किस बात पे बात कर रही हैं? हरकोका को लेकर मैं बात कर रही हूँ रंजीता जी। हाँ जी, हरकोका, मकोका की तर्ज पर हरकोका लाने की जो कवायद यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही थी, वो इतनी तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? निश्चित तौर पे की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते पिछला 1.5 साल जिस तरीके से बीता है, और मैं शाबाशी देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री को जिन्होंने मात्र 15 दिन के अंदर 500 बेड के हॉस्पिटल बनाए, जिस तरीके से इस महामारी को कंट्रोल किया, जिस तरीके से हरियाणा ने चारों तरफ के जो एरिया का बोझ था, चाहे वो यूपी, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो पंजाब, वहाँ के लोगों का बोझ भी उठाया और लोगों को बीमारी का इलाज कर ठीक ठाक कर उनके घर भेजा। तो ऐसे मुख्यमंत्री को सलाम है। निश्चित तौर पर इसके ऊपर भी काम होगा जल्दी ही। चलिए, एक अंतिम सवाल, अंतिम प्रतिक्रिया और अंतिम सवाल जल्दी से, बिना किसी पर आरोप प्रत्यारोप किए। रंजीता जी, जितेंद्र जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी, बताएं क्या लगता है कैसे ये जो नियंत्रण है वो किया जा सकता है, अपराध पर लगाम कैसे लगाई जा सकती है? एक सुझाव के तौर पर आप दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप आरोप लगाएं कुछ। देखिए कायनात जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जनसंख्या के आधार पर अकॉर्डिंग टू पीपीआर हरियाणा पुलिस के कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, और कर्मचारी हमारे थानों के अंदर, चौकियों के अंदर उतने नहीं है जितना क्षेत्र उनको दे रखा है। वो भी इंसान है, पुलिस कर्मी भी एक इंसान है।
मैं बताना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारी जब अच्छे कोई अधिकारी न्याय संगत जब अपना काम करते हैं तो इनके ही भाजपा जजपा के लोग अपनी आपराधिक छवि के जो इनसे जुड़े लोग होते हैं उनको संरक्षण प्राप्त होता है, इनके नेताओं का, इनके मंत्रियों का। इसलिए मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि पुलिसकर्मियों की संख्या में इजाफा हो और अधिक शक्तियां और अधिकार जो है दिए जाने चाहिए। रंजीता जी, पुलिसकर्मियों को भर्ती किया गया था, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगी कि भाजपा रंजीता जी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम है, अंतिम प्रतिक्रिया। मैंने अभी आपके सामने गिनवाया कि 59 डीएसपी तो हमने प्रमोट किए हैं जस्ट लेटेस्ट, और 7 नए भी रिक्रूट किए हैं। ये केवल एक बता दें संख्या। चलिए, तो आपको उम्मीद है कि इस तरह से जो संख्या बढ़ाई गई है उसके बाद ये संख्या बल जो है बढ़ते अपराध पर भी कंट्रोल कर लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया रंजीता जी। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो पुलिस हाईटेक है, सुविधाएं भी आधुनिक होने के साथ बढ़ी हैं, लेकिन बावजूद इसके बदमाशों के बढ़ते हौसले सरकार और पुलिस प्रशासन की इन तमाम कवायदों को ठेंगा दिखा रहे हैं। ऐसे में बेखौफ माहौल देने में कब और कैसे कामयाब होगी हमारी पुलिस और सरकार, सवाल पड़ा है। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।